सो enlarged. हाँ, enlarge, करेक्ट. Rate of diffusion of methane with rate of diffusion of H2 गैस, इसको फाइंड करो. ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. ठीक है, ये सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है. सो नाउ RCH4 डिवाइड बाई RH2 इक्वल टू 2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है? 2 1 अपॉन √8. क्या मैं लिख सकता हूँ RH2 इक्वल टू √8 को लिख सकता हूँ 2 √2, राइट. एक 2 बाहर हो जाएगा, √2 अंदर बचेगा. सो हो जाएगा 2 √2 ऑफ मीथेन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन. ठीक है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस का जो डिफ्यूजन है वो इसके 2 टाइम्स होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो इनलार्ज होगा. Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो. सर एक बार प्लीज क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, क्या कह रहे हैं ये? क्वेश्चन, एक बलून है जिसमें मीथेन गैस है और सेम कंडीशन पे उसको हाइड्रोजन गैस के टैंक में रखा गया है. तो बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो उससे. सर ये प्रिक्ड मतलब क्या है? प्रिक्ड आप लोगों को मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आती होगी, बताओ प्रिक्ड का मतलब क्या है? फोड़ना सर. सर छेद कर दिया उसमें छोटा सा. इंग्लिश तो भाई आप लोगों को खुद ही वो करनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन कहाँ का है सपना? सर जीआरबी की बुक से है. अच्छा, प्रिक्ड का मतलब होता है जो अभी इशिता ने बताया वही, छेद करना स्मॉल. तो अब जब छेद करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन उससे ज़्यादा होता है, इसलिए वो लार्ज हो जाएगा. और एक क्वेश्चन ये पूछा था, अच्छा ये बताओ मुझे इस क्वेश्चन में O2 और H2 में किसका लिक्विफिकेशन ईजियर होगा? फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, O2 और H2 में किसका लिक्विफिकेशन ईजियर होगा? लिक्विफिकेशन. H2. कैसे देखोगे इस बात को? अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि O2 और H2 में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में ज़्यादा होंगे? O2. जिसका मास कम होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं.
तो O2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो इसका मतलब कि O2 का लिक्विफिकेशन इजी है। ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, और we can define the temperature below which a gas can be liquefied। यही होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बताओ जरा Yes. मुझे, जिस गैस के बीच में या जिस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होते हैं, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है या कम होता है? Hi. हाई होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे तो लिक्विड का गैस में ट्रांजिशन हाई टेम्परेचर पे होगा। अब मुझे बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या O2 का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? Water. वाटर का वाट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो अगर जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होने से क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इससे ज़्यादा है क्योंकि ये इसका मास ज़्यादा है, मोलर मास ज़्यादा है। मोलर मास बढ़ने से भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब देखो, आपने अगर बॉयल टेम्परेचर सुना हो, बॉयल टेम्परेचर तो मैंने फॉर्मूला लिखा था E/RB। और एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला होता है 2A/RB। तो एक बात तो क्लियर है कि जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे उसका बॉयल टेम्परेचर भी हाई होगा, क्योंकि ए क्या मेजर करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसका इन्वर्जन टेम्परेचर भी हाई हाई होगा, क्योंकि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो इसलिए जिस गैस का लिक्विफिकेशन हाई होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता है, उसका बॉयल टेम्परेचर भी हाई होता है, उसका इन्वर्जन टेम्परेचर भी हाई होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे जूल थॉम्सन इफेक्ट ना हो, लेकिन जूल थॉम्सन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये वही होता है कि गैस, इसका मतलब ये होता है कि गैस जब एक्सपैंड होती है तो उसमें कूलिंग होती है, और जब गैस एक्सपैंड होने के बाद उसमें कूलिंग होना बंद हो जाए उसे बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको जूल थॉम्सन ने बताया था। तो ये सब नहीं है, हमें इन चीज़ों को नहीं पढ़ना था, इस वजह से मैंने बताया नहीं था। और एक क्वेश्चन और था सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट का, ये भी नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं अभी। टीसी का फॉर्मूला क्या है? किसी को याद है टीसी का, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है? वो अभी एक दिन पहले बताया था मुझे आप लोगों ने, 8A/37 RB, राइट? क्या था फॉर्मूला टीसी का? एनीवन? यही था सर। यही था। हाँ। यही। तो सभी सभी जो टेम्परेचर हैं, चाहे वो बॉयल टेम्परेचर हो, चाहे इन्वर्जन टेम्परेचर हो, चाहे क्रिटिकल टेम्परेचर हो, सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है। तो अगर किसी गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गैस जो सब्सटेंस होगा वो हाई टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट होगा, है ना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होंगे तो जो सब्सटेंस है या जो लिक्विड है वो हाई टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कल मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में कहाँ तक बता दिया था? Enthalpy of formation. ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दिया था। एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन करो जल्दी से। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन?
एनीवन प्लीज, आप लोग अपने हीट आप एक्सचेंज फॉर द कंबशन। फिर से बताइए। क्या बताया आपने? द हीट एक्सचेंज फॉर कंबशन। अच्छा, यही बताया था मैंने। आप लोग अपने आप से तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों कि ये Amount of energy released when 1 mole of a substance is burnt in air. यस। क्या कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Yes, sir. कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक दो एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर सकता। एक तो मॉलिक्यूल हैं जिनको बर्न करने में हीट देनी पड़ती है, जैसे N2। देखो, तो कंबशन होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, सो बहुत सारी इक्वेशन मैंने बता दी थी इसमें पहले ही। अगर आपको बेंजीन का कंबशन लिखना है, एक बार मैं और लिख देता हूँ। बेंजीन का कंबशन लिखना है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अगर इसका कंबशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? +O2 क्या बनेगा? 6CO2 CO2. प्लस 3H2। प्लस कितने H2O? 3H2O लिक्विड। और लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस किया करो। बेंजीन हमारा लिक्विड होता है, तो कितने ऑक्सीजन आएंगे? 15/2। 15/2. हाँ, 15/2O2। ओके, ये सब लोगों ने कर लिया था। याद है बच्चों? इंथैल्पी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT। डेल्टा NGRT। वेरी गुड, डेल्टा NGRT। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG क्या होगा बच्चों? -3/2। -3/2। ये 6 मोल गैस के हैं, हमको केवल गैस देखना होता है, तो 6 माइनस 15/2 आ जाएगा -3/2, है ना? ये डेल्टा NG आ जाएगा। एक क्वेश्चन है सी पे, आपको बताना है फाइंड डिफरेंस बिटवीन heat at constant pressure and heat at constant volume for combustion of propane gas। ठीक है, ये क्वेश्चन है एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू गिवन है 2 कैलोरी पर मोल। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपेन का सर कंबशन। हमें NGRT निकालना है। हाँ, प्रोपेन का Yes, sir. कंबशन लिखना है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। C3H8। और ये प्रोपेन, एक से लेकर के 4 तक हाइड्रोकार्बन गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट? तो C3H8 प्लस O2 कितने बनेंगे? अच्छा, जब कंबशन की इक्वेशन खुद लिखनी हो तो उसका हमेशा, रिएक्टेंट का हमेशा 1 मोल लेते हैं। ऑक्सीजन एक्सेस में है, जो एक्सेस में उसको
लास्ट में बैलेंस कर सकते हो, तो आ जाएगा 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। ओके, बताइए ऑक्सीजन कितने आएंगे इसमें? 2 और 2 आएगा सर। 3 2 जा 6 और प्लस 4, 10 ऑक्सीजन है राइट में। राइट में 10 ऑक्सीजन है ना? सर 5 आएगा। 5. 5O2 गैस। सो डेल्टा Ng कितना आ गया इसके लिए? -3. -3, 3 माइनस 5 प्लस 1 6 -3, इसका डेल्टा Ng -3 आ गया। तो डेल्टा H हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng कितना है? -3, R कितना है? 2 कैलोरी, टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, 300। ये आपका आ गया -6 × 300 कैलोरी पर मोल। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। -1800। हाँ, चलो मुझे डिफाइन करना जरा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? Sir, amount of heat energy released when 1 mole HN neutralizes 1 mole OH negative. हाँ, 1 मोल ऑफ H प्लस आयन को 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन completely neutralized with 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन। न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक होता है। ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड completely neutralized with 1 मोल ऑफ OH आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? सो अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे CH3COH प्लस NaOH, इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है CH3COH प्लस NH4OH, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और HCl प्लस NaOH, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। इसकी एंथैल्पी डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 है। किस केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? Last one. लास्ट में बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन OH आयन न्यूट्रलाइज होंगे, तो मोर एनर्जी विल रिलीज। तो मैग्नीट्यूड देखना है, तो डेल्टा H1 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H3 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H2। ठीक है बच्चों? इस तरह से करेंगे इसको। अच्छा मुझे बताना कि जब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन 1 मोल ऑफ OH आयन से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है?
minus 13.7 किलो कैलोरी। हाँ, डेल्टा एच की वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये आपको गिवन ना हो तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब 2 मोल H प्लस आयन कम्प्लीटली 2 मोल ऑफ OH आयन न्यूट्रलाइज होते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। इसको जूल में भी दिया होता है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये जस्ट मल्टीप्लाई विथ 4.18। सभी बच्चों को पता है 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जूल होता है। CH3COH plus NaOH into CH3CONa plus water। इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है डेल्टा H1 -6 किलो कैलोरी। ठीक है, एंड पूछा है व्हाट इज एंथैल्पी फॉर दिस CH3COH change into CH3CO minus and H plus। ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी, इस इक्वेशन क्या बोलेंगे अगर एंथैल्पी टर्म में बोलना हो तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, है ना। दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस की एंथैल्पी बतानी है क्या होगी और आपको इसकी एंथैल्पी गिवन है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? ध्यान रखना कि इस डेटा को आप हमेशा यूज कर सकते हो। H प्लस आयन प्लस OH आयन चेंज इनटू H2O, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H3 मान ली विच इज -13.7 किलो कैलोरी। बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको इन दोनों इक्वेशन से इसको लेके आना है, मिडिल इक्वेशन को। याद रखो कि जो ये इक्वेशन लिखी ना, इसमें ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और सारे सॉल्ट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, ये बात मैंने कही थी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है, प्लस OH माइनस, मैंने यहाँ से Na+ को यहाँ से Na+ से हटा दिया, CH3CO माइनस और वाटर। जो वीक पार्ट होता है, जो वीक एसिड होते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम डिसोसिएट होते हैं, तो उसको मैंने इस तरह रख दिया, यहाँ पर Na+ को Na+ हटा दिया। इसकी एंथैल्पी भी यही है, डेल्टा H1 -6 किलो कैलोरी। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक हैं। तो ये तरीका होता है कि स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट को आप हटा सकते हो जो राइट और लेफ्ट में है। थियोरेटिकली हाल तो ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसे कोई बीकर में जिसमें रिएक्शन हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि Na+ कट जाएंगे, लेकिन ऐसा लिख सकते हो आप। अब मुझे बता सकते हो आप लोग कि इस सेकेंड इक्वेशन को कैसे लाया जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। सर सब्ट्रैक्ट करके -7। फर्स्ट से थर्ड को ना, यस। जब फर्स्ट से मैं थर्ड को माइनस करूँगा तो OH आयन से OH आयन कैंसिल हो जाएगा, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा और ये -H+ से राइट में चला जाएगा। वेरी गुड, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ये हो जाएगा डेल्टा H3।
समझ में आ गया सभी को? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हो और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पूछ ले, तो प्लीज़ आपको ऐसे सॉल्व करना है, लैंग्वेज से परेशान मत हो जाना। और इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate one mole of bond of particular type, है ना? पर्टिकुलर टाइप का वन मोल बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते थे, याद है कि व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी को इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, याद है सभी बच्चों को? अगर H2 गैस है और Cl2 गैस है, से आपने बना दिया 2HCl गैस, मैं पूछूं कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक ओवरऑल रिएक्शन। और आपको गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। गिवन क्या है आपको? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज इक्वल टू x1, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड इक्वल टू x2 एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड इक्वल टू x3। तो बॉन्ड एनर्जी जब के टर्म्स में जब हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखा था तो कैसे लिखा था कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द, वेरी गुड, x1 plus x2 minus 2x3. वेरी गुड। बॉन्ड एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट विल बी पॉजिटिव एंड बॉन्ड एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव बिकॉज रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एंडोथर्मिक होगा और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्योंकि जब एनर्जी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ इसलिए माइनस ले लिया। HH बॉन्ड क्या होता है? x1, ये क्या होता है? x2, ये क्या होता है? x3। मतलब गिवन नहीं होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये तो बहुत सिंपल था, सब याद भी होगा आप लोगों को। जरा मुझे कुछ प्रोसेस बताना आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 से अगर CH3 बन जाए, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा बताइए जरा? Hydrogenation. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड। और अगर H2O लिक्विड से हम लोग H2O वेपर चले जाएं गैस में, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? Vaporization. Vaporization. हाँ, इस प्रोसेस का नाम होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड चले जाएं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? Melting. Liquefaction. हाँ, इसके ऐसे टर्म यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। और अगर मैं लिक्विड से सॉलिड चला जाऊं तब क्या होगा? Freezing. हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। इन दोनों में जस्ट साइन का चेंज होगा बस। ठीक है, अगर आप Cl2 से आ जाते हो Cl गैस, ऐसे हाफ Cl2 से Cl गैस, इसका नाम क्या होगा?
बताइए। Vaporization. वेपराइजेशन कैसे बेटा, गैस से गैस जा रहे हो आप। हाफ Cl2 से Cl गैस, ये क्या है? इसके दो नाम हो सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में एटम्स मिल रहे हैं, Cl के एटम्स मिल रहे हैं। और दूसरा बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकती है, क्योंकि आपने Cl2 का बॉन्ड ब्रेक किया है तभी तो Cl गैस बना है। तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन व्हेन वन मोल ऑफ एटम्स फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स देन चेंज इन हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर मैं कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस चला जाऊं, इसे क्या बोलोगे बच्चों? Sublimation. Sublimation. इसके दो नाम हैं, Enthalpy of sublimation. इसके दो नाम हैं, बताइए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक हो गया, दूसरा क्या होगा? कार्बन गैस एटम्स में होगा या मॉलिक्यूल्स में होगा? Atoms. एटम्स में, Atomization. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होगा ये। इस केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर मैं इसे लिखता हूँ, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, इसको क्या बताओगे, कैसे बोलोगे? Sublimation. सब्लिमेशन क्या इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है यहाँ पे? बोलो, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी तो है। सोडियम गैस एटम्स में होंगे ना, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर हो जाएगी। अगर मैं ड्राई आइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस? CO2. CO2 सॉलिड ना। अगर CO2 सॉलिड से CO2 गैस जा रहे हैं, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर है क्या? No, No, sir. sir. और अगर आप ऐसे चले जाओ, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, इसे क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। दोनों ही सॉलिड है ना, बट ये आपस में एलोट्रॉप्स हैं, दे आर द एलोट्रॉप्स, कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड। तो CO2 सॉलिड से CO2 गैस एटमाइजेशन क्यों नहीं है? बताइए, क्या CO2 गैस एटम्स है क्या? दे आर द मॉलिक्यूल्स ना। नो सर. हाँ, देन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तभी होता है जब प्रोडक्ट साइड में एटम्स बने। सोडियम गैस, सोडियम एटम होता है ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? Enthalpy of formation. हाँ, Enthalpy of formation. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, वेरी गुड। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अच्छा, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? Sir, equal lattice Lattice enthalpy. enthalpy. हाँ, लैटिस एंथैल्पी है। जब वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड डिसोसिएट होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मतलब होता है कि जिससे वो मिलकर बना हुआ है सॉलिड। तो व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी।
सर प्लीज एग्जांपल बता दो इसका। इसके एक कितने एग्जाम्पल, इसके तो 1000 एग्जाम्पल है। MgCl2 ले लो। MgCl2 किस में टूटेगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस गैस, दैट इज अ लैटिस एंथैल्पी। जब सॉलिड अपने गैसियस आयंस में ब्रेक होता है दैट इज अ लैटिस एंथैल्पी। KCl ले लो। KCl से क्या बनेगा? K प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस। Cl माइनस। हाँ, ध्यान है ना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आयंस गैसियस स्टेट में होना चाहिए, दैट इज अ लैटिस एंथैल्पी। अच्छा बताना मुझे, अगर Na प्लस को मैं एक्वस में ले जा करके ये बनाता हूँ Na प्लस एक्वस, ये क्या प्रोसेस है? बताओ। कोई नहीं बता पाएगा क्या? Hydration enthalpy. हाँ, Enthalpy of hydration. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। किसी भी प्रोसेस में हीट चेंज अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो दैट इज एंथैल्पी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था आपको जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था। तो ये इसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी को डिपेंड करते हैं डेल्टा एच, एच वाई डी लिख सकते हो। ये नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि केटायन या एनायन वाटर के अपोजिट पोल से इंटरेक्ट करते हैं। Na प्लस है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे विथ अपोजिट पोल, ठीक है। Cl माइनस चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे विथ द अपोजिट पोल, डेल्टा प्लस। और जब भी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और मैं आपसे ये कहूँ कि NaCl सॉलिड है मान लो, और इसको मैं ले गया Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या है? बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? एनीवन? नहीं, इसमें दो प्रोसेस मिले हुए हैं। इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो सॉलिड का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है। अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो सॉलिड का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। ये कैसे आता है याद करो, अगर थोड़ा सा याद आए। पहले NaCl सॉलिड को ब्रेक करना पड़ता है Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में। इसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, दैट इज द लैटिस एंथैल्पी। इसको मैंने डेल्टा एच एल लिख दिया। और फिर इसको कहाँ ले जाते हैं? एक्वस में। तो जब एक्वस में ले जाएंगे तो Na प्लस गैस एक्वस से अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस गैस एक्वस से अट्रैक्ट होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि Na प्लस के चारों तरफ वाटर के अपोजिट पोल आ जाएंगे और Cl माइनस का चारों तरफ वाटर के अपोजिट पोल पॉजिटिव आ जाएंगे। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इज द सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये इसका सम है। अब बताओ लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर सॉलिड को तोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? Positive. पॉजिटिव,
बिकॉज यू आर ब्रेकिंग आयनिक सॉलिड इनटू गैसेस आयंस, तो एनर्जी विल एब्जॉर्ब, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और इसके बाद जब ये आयंस एक पोल्स में जाएंगे और अपोजिट पोल से अट्रैक्ट होंगे, तब क्या होगा? एनर्जी विल रिलीज या एब्जॉर्ब? Release. रिलीज, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो सॉल्ट का डिजॉल्व होना या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो डेल्टा एस सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक होता है। दैट मीन्स कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर दे के डिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए लैटिस एंथैल्पी से तो डेल्टा सोल्यूशन क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। Yes, sir. हाँ, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स सॉल्ट को डिजॉल्व करने के बाद एनर्जी रिलीज हुई है। दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एक्सोथर्मिक। इसमें काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। ये सभी एंथैल्पी के नेम थे। क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे कल करेंगे हम लोग। पहले ये बताओ मुझे So the इंट्रोपिक। solubility. Excuse me, sir. हाँ, ये बताइए मुझे। So the अच्छा, पूछिए पूछिए पूछिए। so the solubility होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की होती है इसके लेटेस्ट एंथैल्पी की। हाँ, लैटिस एंथैल्पी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस पर हमने बहुत काम किया है हम लोगों ने। कभी आपको कुछ याद नहीं होगा आप लोगों को। लैटिस एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह सभी लोग समझ सकते हो। सॉल्ट को तोड़ने में अगर बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है तो मतलब उसकी सॉल्वेबिलिटी कम है। और अगर वो वाटर में बहुत इजीली मिक्स हो रहा है, वाटर के अपोजिट पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स में सॉल्युबल है। इंट्रोपी क्या होती है? It measures randomness of the Randomness in the system. रैंडमनेस सिस्टम मेजर करता है। ठीक है।